बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी। सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। तो सीबीएसई की तरफ से सेशन 2022-23 के लिए आपके जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए गए, इट मींस वो क्वेश्चन पेपर जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, सीबीएसई ने आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे। आप चाहो तो वहां से जाके इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर हिंदी स्टूडेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, ये जो आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम में, इस पूरे ही क्वेश्चन पेपर को हम विद सॉल्यूशन के साथ में हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से हर एक पहलू को समझ सकें। आइए, टाइमिंग कितने घंटे की होगी, क्वेश्चन पेपर कितनी देर में आपको अटेम्प्ट करने मिलेंगे? 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स 70, क्योंकि इसमें जो 30 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, जब अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसका जो फ्रंट पेज होगा क्वेश्चन पेपर का, वो थोड़ा इस तरीके से डिजाइन होगा, थोड़ा नॉर्मल तरीके से अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे सेट नंबर होगा, 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे एक सीरीज होगी और यहाँ पे कोड होगा। ये आपके हर एक सब्जेक्ट में अलग होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रोल नंबर आएगा जो कि आपका सीबीएसई का ऑफिशियल रोल नंबर होता है, एडमिट कार्ड पे भूले होंगे। कुछ नोट होते हैं जैसे कि टोटल प्रिंटेड पेज कितने हैं, आपको कोड नंबर कहाँ पे लिखना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारी कितने हैं। अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ होता है क्वेश्चन पेपर में तो आप अपने एग्जामिनर से बात कर सकते हो, वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और सीबीएसई का एक अहम रूल है कि आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने से पहले 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10:30 बजे यदि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाना है, तो 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ताकि आप 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, एनालाइज करो, ओवरव्यू लो और 10 चीज के बाद फोड़ के रख दो, उसको अच्छे से करके आओ। ठीक है ना, ये एक सीबीएसई का रूल है। ठीक है ना, आइए चलते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझें। टाइमिंग तो हमने देख ली 3 घंटे की, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन मार्क्स के वेटेज की तरफ। तो टोटल 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और 3 सेक्शन में डिवाइड है। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है खंड ए। इसमें 1 से लेके 18 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यू बेस्ड 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में दो तरीके के क्वेश्चन है। कैसे कैसे? 19 से 25 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 26 से 29 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से खंड सी में भी दो तरीके के क्वेश्चन है, 30 से 33 4 मार्क्स के हैं और 34 से 35 5 मार्क्स के, यानी कि 1 2 3 4 5 गिनती हो गई भाई, है ना। तो हर एक मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं कंप्लीट यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरह, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक चीज करना कि जैसे मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ये क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ, फिर इसका जब तक आंसर पढ़ा तब तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और जैसे मैं बताता हूँ कि ऑप्शन मान लो इसका दूसरा ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले कि यहाँ से सिंपल से समझ लेंगे, अच्छा हाँ बी होगा राइट, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, 18 मार्क्स। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वर्श्चन है, किसी भी कार्य स्थल में एग्रोनॉमिक्स का उपयोग निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि यूज ऑफ एग्रोनॉमिक्स इन वर्क प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर विच द फॉलोइंग, दैट इज त्रुटियों में वृद्धि, यानी कि जो एरर्स होते हैं उनकी वृद्धि में एग्रोनॉमिक्स का कोई उपयोग नहीं होता है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इज सेकंड राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रीता ने अपनी 6 साल की बेटी के लिए, ठीक है, रीता एक माँ है, उसने अपनी बेटी जो है उसकी 6 साल की, उसके लिए हल्के और गहरे गुलाबी रंग का उपयोग करके एक फ्रॉक डिजाइन तैयार किया। अब उसने ये जो फ्रॉक डिजाइन तैयार की है वो रंग के किस पहलू को दर्शाता है? तो ये रंग के मूल्य को दर्शाता है, यानी कि रंग के वैल्यू को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, वैल्यू को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डेस्क कार्यक्रम के बीच एक संक्षिप्त 10 से 60 सेकंड का संदेश है जो आमतौर पर रेडियो पर बजाए जाने वाले जिंगल के रूप में होता है। वैसे तो यहाँ पे सिग्नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश में देखोगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा जिंगल, वैसे यहाँ सिग्नल्स होना चाहिए था। ठीक है ना, तो किस रूप में होता है बेसिकली, ये एक सार्वजनिक सेवा घोषणा होती है जो कि 10 से 60 सेकंड के बीच की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
नाउ क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक अच्छा प्री स्कूल निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव प्रदान करेगा जो छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है? यानी कि एक प्री स्कूल क्या यहाँ पे एक ऐसा अनुभव देगा छोटे बच्चों को जो उनको फायदेमंद होगा? तो क्या देता है यहाँ पे? बेसिकली ये देता है एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण। क्या देता है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ताकि बच्चे जो है वो अपना विकास कैसे करें, उन्हें कैसे खुश रखना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ये सारी चीजें बाल केंद्रित केंद्रित दृष्टिकोण में आती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य, जो एक समान पारिश्रमिक अधिनियम का जो आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो सिंपल सी बात है भाई, चाहे महिला हो पुरुष हो, उच्च जाति का हो निम्न जाति का हो, हर एक व्यक्ति को यदि वो एक जैसा कार्य करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई ईंटें ढोने का काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, कोई महिला झाड़ू पोछा का काम कर रही है, वही आदमी वही काम कर रहा है, तो सभी को एक सेम धनराशि दी जाएगी। समान कार्य के लिए समान पैसा देना, ये था समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इक्वल वेक्स फॉर द सेम वर्क, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन। नाउ सिक्स देखिए, इसमें एक है दृष्टिवादी बच्चों के लिए, एक नॉर्मली है। तो देखो दृष्टांत, यानी कि ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में ये किस शिल्प का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करता है, किस शिल्प को यहाँ पे दर्शाता है, ये हमें बताना है। तो किस शिल्प को दर्शा रहा है, बेसिकली ध्यान से देखोगे तो ये बांस की छोटी छोटी लकड़ियों से बनी हुई है। ठीक है। तो ये बेसिकली किसको दर्शा रहा है? बांस को। अब इसमें देखो, असम के प्रसिद्ध शिल्प का नाम बताओ। तो असम के प्रसिद्ध शिल्प का नाम क्या है? पाखंड, यानी कि इसे हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं शोला। है, शोला बोलते हैं, नहीं पाखंड नहीं नहीं, अच्छा हाँ, मैंने यहीं पे आंसर सॉरी गलत बता दिया, ये 4 आएगा, शोला आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, असम वाले में। नाउ इंग्लिश में देखें, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस इलस्ट्रेशन, दैट इज बैम्बो, एंड नेम ऑफ नेम द फेमस क्राफ्ट ऑफ असम, दैट इज शोला। नाउ क्वेश्चन 7 देखिए, फैशन चक्र के किस चरण में निर्माता फैशन की नकल करते हैं और कई मूल्य स्तरों पर अनुकूलन तैयार करते हैं? अर्थात फैशन चक्र का ऐसा कौन सा चरण होता है, डिजाइनर ऐसा कौन सा चक्र होता है जब वो उस डिजाइन की नकल करते हैं और कई मूल्यों के स्तरों पर अनुकूलन तैयार करते हैं? तो क्या होता है इस संबंध में? बेसिकली ये एक लोकप्रियता के शिखर को यहाँ पे दर्शाता है। फैशन चक्र का लोकप्रियता का ये वो चरण होता है जो निर्माता फैशन की नकल करने लगते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास संचार की विशेषता नहीं, अर्थात विकास संचार के बारे में इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विशेषता है कौन सी सही। तो विशेषता में सबसे पहले देखो, सूचना देना और समाज को शिक्षित करना, राइट होगा। दर्शकों की विशेषता और उनके परिवेश के आधार पर, राइट होगा। सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों की खुशी के लिए प्रमुख, ये भी राइट है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? वो है चौथी, नई परियोजनाओं में काम कर रहे लोगों का वर्णन करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी नॉट फीचर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब यहाँ पे हमें करने हैं मिलान। तो मिलान क्या क्या है? एक तो है राष्ट्रीय सेवा आयोजना। ठीक है। तो राष्ट्रीय सेवा आयोजना यहाँ पे देखेंगे हम, इसीलिए क्या है, ये यूथ के संबंध में है। एकीकृत बाल विकास योजना, तो ये किसके संबंध में है? ये है बच्चों के संबंध में। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ये किसके संबंध में है? ये है बेसिकली किशोर के संबंध में। विशेष गृह किसके संबंध में है? बी, यानी कि बूढ़े आदमी के संबंध में। तो आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि यूथ के संबंध से है, एकीकृत बाल योजना यानी कि डी है। तो अब इसी के संबंध में आप देख लो, जिसमें पहले का सी दिया हो और दूसरे का डी दिया हुआ। तो देखते हैं पहले का सी कहाँ पे है। एक तो ये मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले का सी दिया हुआ है, बाकी में किसी का नहीं है, तो हम कहेंगे कि तीसरा ही राइट है। और वैसे है भी तीसरा ही राइट, क्योंकि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है वो क्या है, यूथ से संबंध में है। एकीकृत बाल योजना जो है वो बच्चों के संबंध में है। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो किशोर के संबंध में है। विशेष गृह बूढ़े आदमी के संबंध में, इस तरीके से। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। एक कॉमन सा फीचर बताता हूँ आपको, जब भी आप अपना मिलान करोगे ना, तो एक चीज देखना, जो आपको बिल्कुल नॉर्मल सा आसान सा लगे वो देखना कि उसका मैच किस में खाता है। पहले तो एक देख लेना, जैसे कि ये है, इसका मैच ये सी खा रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लेते पहले का सी था, ठीक है, अगर दूसरे में पहले का सी होता तो हम एक और फिर ट्राई करते, दूसरा देखते हम दूसरे का क्या है। अगर दूसरे का मैच हो जाता दोनों में से किसी एक में,
तो हम कहते हैं वही ठीक है, क्योंकि दूसरा तो फिर रॉन्ग ही हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन सा फीचर है, कॉमन सा एक ट्रिक है जो कि आप आसानी से यूज करके ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन में आसानी से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, जो आपको आता है बस उसका मैच कर लो, जो नहीं आता वो इजी मैच हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश में देख लेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजीली आप इसे पढ़ सकते हो। अब इसी तरीके से एक और मिलान आ जाता है। अब देखिए मिलान क्या है, मिलान है अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका हमें किसी अभियान, योजना, संगठन इसके बारे में समझना। देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो RRI, ठीक है, RRI इसका ये क्या था, बेसिकली ये जो है, एक मिनट, ये क्या है, ये एक अभियान है। सेवा, सेवा क्या है, सेवा बेसिकली एक हम कह सकते हैं प्रिंट मीडिया है, नहीं प्रिंट मीडिया होगा, नहीं सेवा तो आईसीटी है, ठीक है, सेवा है आईसीटी। परियोजना ग्राम छतेराई, ये क्या है, तो ये क्या है भाई, ये अच्छा ये प्रिंट मीडिया है। और एडुशेट ये क्या है, ये टेलीविजन। तो यहाँ पे मिलान तो हमने कर लिया। वैसे ये जो मिलान है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से एक साथ में इसमें पूछा गया है ना। तो दोबारा समझ लो एक बार, देखो RRI ये क्या है, बेसिकली ये एक अभियान था। सेवा क्या है, सेवा एक यहाँ पे जो है वो आईसीटी के संबंध में है। परियोजना ग्राम छतेरा ये प्रिंट मीडिया के संदर्भ में है। और एसोसिएट ये बेसिकली टेलीविजन के संबंध में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फिर से हमारा सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप इंग्लिश में मैच कर लेंगे। RRE इज इक्वल टू कैंपेन, सेवा इज इक्वल टू आईसीटी, प्रोजेक्ट विलेज छतेरा इट्स प्रिंट मीडिया, एंड EDUSAT that is television. So the right answer will be choose that is option now। फिर से एक आ जाता है मिलान, यहाँ पे कपड़े की देखभाल और रख रखाव पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करते हैं भाई, ये चार ऑप्शन है। एक है फाइबर सामग्री, कपड़ा सामग्री, टाई एंड ड्राई टेक्निक, एंड कपड़े का ब्रांड। तो कपड़े की देखभाल और रख रखाव पर कौन से यहाँ पे विकल्प जो है इन चारों में से सही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यहाँ पे विकल्प को देखेंगे तो बेसिकली जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है कि फाइबर सामग्री और कपड़ा निर्माण, ये मेनली इसमें उपयोग होता है। ठीक है, ये मेनली इसके रख रखाव पर निर्भर करता है, उसकी सामग्री क्या है, उसका निर्माण कैसे किया गया, इस संबंध। तकनीक हो गया, ये कपड़े का ब्रांड हो गया, ये देखभाल के संबंध में नहीं है। ठीक, इसी तरीके से इंग्लिश में केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक डिपेंड्स, तो फैब्रिक कंटेंट, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। अपनी लंबी बहन के लिए कपड़े डिजाइन करते समय आप डिजाइन के किन तत्वों का चयन करेंगे, यानी कि आपकी एक सिस्टर है जो कि काफी आपसे लंबी है, तो उसके लिए जब आप कपड़ा डिजाइन करते हो, जब आप उसके लिए कपड़े बनाते हो, तो आप किस तत्वों को, किन किन तत्वों को यहाँ पे शामिल करते हो। ये चार तत्व हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, संबंधित रेखाएं हैं, विपरीत रंग है। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन आपको सुटेबल लगते हैं वो हमें चूज करने हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे सबसे बेटर लगता है, तो बेटर ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ, यानी कि जब ये अपने बहन के लिए, जो लंबी बहन है इससे, उसके लिए जब कपड़े यहाँ पे जो तैयार करेगी उनमें सबसे पहले क्षैतिज रेखाएं और विपरीत रंग, इन सभी का ये ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखेगी। ठीक है, तो ये हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, दूसरा और चौथा, ये राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में विच एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन विल यू सिलेक्ट व्हाइल डिजाइनिंग क्लॉथ्स फॉर योर टॉल सिस्टर, दैट इज टू एंड बी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। नाउ अब यहाँ पे आ जाता है NCF 2005, इसके अनुसार ECCE क्या है, ये ECCE इसके मूल उद्देश्य क्या थे। तो यहाँ पे देखो मूल उद्देश्य ये दिए हुए हैं, यही मूल उद्देश्य है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ गलत है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली एज पर दी NCF 2005 के अनुसार इसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं किसके, ECCE, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखो ये चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। अब इसमें से जो हमें राइट ऑप्शन देखना है, तो सबसे पहला तो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टू इनेबल हिम और हर रियलाइज द पोटेंशियल, उसे अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे हम, दूसरा है प्रिपरेशन फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करने के लिए। और चौथा प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन।
तो ये तीन ऑप्शन हमारे राइट हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, पहला नहीं, सी नहीं यार, दूसरा हो, बी, पहला, दूसरा और चौथा, ये ईसीजी के ECCE इसके ऑब्जेक्ट में यहाँ पे राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर हिंदी में लिखना था वो मैं भूल गया था बेसिकली, ठीक है, तो इस मिस्टेक के लिए सॉरी। आगे अब आ जाते हैं केस बेस्ड, केस बेस्ड पर आधारित हमारे यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, 14 से 18। ये केस दिया हुआ है आपका, यानी कि केस स्टडी दी हुई है, हिंदी में इस तरीके से दी हुई है। आप इसे चाहो तो इजीली यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो, और ठीक इसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप यहाँ पे इजीली से समझ सकते हो। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैसेज से मिलेगा, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो उस पैसेज के टॉपिक के संदर्भ में होगा, उसमें नहीं दिया रहेगा। हमेशा याद रखना, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, फिजिकल हो, इवन जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें से अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए तो एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना उस टॉपिक, उस सोर्स के संबंध में होगा ही नहीं, जो उसमें लिखा है उसमें से होगा ही नहीं, बल्कि उस टॉपिक के संदर्भ में जो चैप्टर है उसमें से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी होगा, याद रखना हर एक चीज को। आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, 14th है, डैश खाद्य पदार्थों में मौजूद गैर पोषक तत्व हैं जिनकी शारीरिक या जैविक गतिविधि होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो कौन से होते हैं भाई वो? तो वो होते हैं यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स। क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स। इंग्लिश में देखेंगे, डैश आर नो न्यूट्रिशन constitutions present in foods they have physiological or biological activity in influence cell, that is phytochemicals. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अब हमें इष्टतम पोषण के लक्षण को यहाँ पे देखना है कि कौन से लक्षण जो है वो इष्टतम पोषण यानी कि ऑप्टिमा जो न्यूट्रिशन है इसके लक्षण है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये 5 ऑप्शन है, इसमें से हमें सही ऑप्शंस को चूज करना है कौन कौन से हमारे होने वाले हैं। यहाँ पे देखो, एक तो है रोग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे बीमारी से वसूली को बढ़ावा देता है, बीमारी से क्या करता है, लड़ने के लिए हमारे अंदर की जो ताकत है वो बढ़ाता है, और और हाँ, पुरानी बीमारी का प्रबंधन, जो हमारे शरीर के अंदर पुरानी बीमारी होती है उसे भी खत्म करता है। बेसिकली इष्टतम पोषण के लक्षण यानी कि न्यूट्रिशन जो है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इसके मुख्य क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में सहायता करता है और हमारे अंदर की शरीर की बीमारी को मारता भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इंग्लिश में समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, दैट इज providing protection from disease, promoting recovery from illness, managing chronic disease. That is option number B is the right answer. Now question number 16 देखिए, एंथ्रोपोमेट्रिक माप लेते समय निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर विचार नहीं किया जाता है? तो हमें समझाना है, जो एंथ्रोपोमेट्रिक माप जब हम लिया जाता है, जब माप लिया जाता है तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिस पर विचार नहीं किया जाता है, ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जिस पर विचार नहीं किया जाता है? सिंपल सी बात है भाई, किस पर नहीं होता है? हीमोग्लोबिन के स्तर पर, हीमोग्लोबिन लेवल का यहाँ पे कोई विचार नहीं होता। दैट इज राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बीमारी किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकती है? अर्थात बीमारी जो है वो किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को प्रभावित करती है कैसे? द्वारा, यानी कि किसके द्वारा प्रभावित करती है, ये हमें समझाना है। बेसिकली किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो सबसे पहला तो होता है किसी व्यक्ति के खाने और निगलने की क्षमता में कमी के द्वारा होती है। दूसरा, पाचन और अवशोषण की समस्या में हमारा पाचन जो है तंत्र काम नहीं करता है, हम सही से खा नहीं पाते हैं, हमारा शरीर न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं कर पाता है। और उचित चयापचय के साथ हस्तक्षेप से, यानी कि जो हमारा रक्तचाप होता है उसके बढ़ने की वजह से। तो ये क्या है? ये बीमारी जो है वो किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को इस तरीके से प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, चौथा और पांचवा, तो कहां पे देखेंगे? ऑप्शन नंबर सी में हम देख लेंगे, ठीक है, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, हाउ कैन इलनेस इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल बाय, दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड द फिफ्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर हाँ सी।
अब आता है एमसीक्यू बेस्ड हमारा सबसे आखिरी प्रश्न, उसके बाद सेक्शन ए हो जाएगा हमारा कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? अर्थात आहार चिकित्सा के उद्देश्य में नहीं, हाँ, चिकित्सा के उद्देश्य के संबंध में इनमें से कौन सा आहार नहीं है? इसीलिए देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नहीं हमें ये समझाना है। तो रोगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आहार निर्माण करना बिल्कुल ठीक है। रोगी की स्थिति को सुधारने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन, ये भी ठीक है। पुरानी बीमारियों के मामले में अल्पकालिक और दीर्घकालिक जटिलताओं की रोकथाम, ये भी ठीक है। तो चिकित्सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या नहीं है? रोगियों को शिक्षित करना और दवाएं देना, ये नहीं है, क्योंकि आहार चिकित्सा जो है उसके खाने के संबंध में होता है, याद रखना। ठीक है, तो व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी, दैट इज एजुकेटिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन्स टू द पेशेंट्स, दैट इज आंसर। तो सेक्शन बी जो था हमारा यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सॉरी बी नहीं, ए हुआ है अभी। तो अभी सेक्शन बी में तो बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन के पहलू को समझ लिया आपने, हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझ लिया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज कर लेना कोई क्वेश्चन डाउट होता है। ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए सेक्शन बी की तरफ मुड़ जाते हैं। अब हम सेक्शन बी की तरफ अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। नाउ सेक्शन नंबर बी, आजा भाई, कहां रह गया? हाँ, सेक्शन बी आएगा हमारा टोटल 20 मार्क्स का, 2 मार्क्स से क्वेश्चन प्लस में 3 मार्क्स से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहेंगे लेकिन आंसर आपको बहुत छोटा लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक कथन दे दिया जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन तो क्वेश्चन ही है, सेंटेंस के संबंध में थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि पूछा गया, सिंपल है। तो आंसर छोटा होगा, क्वेश्चन बड़ा होगा 2 मार्क्स में। देखो, आपकी मां सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती है, ओके, उसका जठर तंत्र संबंधी मार्ग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, खाने का जो मार्ग है वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वह मुंह से खाना नहीं ले पा रही है, यानी कि वो मुंह से खा नहीं पा रही है। इस स्थिति में आप उसके लिए कौन सा आहार का मार्ग अपनाओगे और उस विधि का कोई एक लाभ लिखिए। तो देखो अभी हमने जो एमसीक्यू बेस में जो क्वेश्चन देखा है कि रोगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण करती है कौन? आहार चिकित्सा। तो इसी चिकित्सा के तहत ही जब कोई व्यक्ति इस तरीके की परेशानी को झेल रहा होता है तब उसके लिए जो आहार मार्ग है वो अपनाया जाता है ट्यूब आहार, यानी कि ट्यूब के माध्यम से जो तरल पदार्थ है वो उसे खिलाना। और ये जो तरल पदार्थ है वो उस व्यक्ति के लिए एक पोषक के रूप में, एक न्यूट्रिशन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 पॉइंट आप इजीली इसमें लिख दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देख लें, इंग्लिश में भी आपको आंसर यहाँ पे देखिए गया होगा। देन इंग्लिश में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, एनक्यू 20 को। 18वीं सदी में फ्रांस एक फैशन का केंद्र क्यों बन गया था? तो 2 कारण थे। पहला तो ये कि शाही दरबार के समर्थन की वजह से ये काफी ज्यादा एक फैशन का केंद्र बन गया था। साथ ही साथ इसका जो व्यापार था वो रेशम उद्योग के संबंध में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये और ज्यादा विकास कर रहा था, संपन्न हो रहा था। तो अन्य देश के लोग यहाँ पे आकर एकत्र हो रहे थे, इसकी जो कला है, जो साहित्य, जो संस्कृति उसे अपना रहे थे। इसीलिए फ्रांस जो है वो 18वीं शताब्दी में एक फैशन का केंद्र बन गया। ठीक है, देन यहाँ पे एक चीज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई कि पुरुष और महिला जो है इन डिजाइनर के लिए प्रयुक्त शब्द का उल्लेख। बेसिकली आप इसकी मार्किंग स्कीम में देखोगे तो इसमें पुरुष डिजाइनर के लिए कार्टियर का उपयोग किया गया है और महिला डिजाइनर के लिए कार्टियर का उपयोग किया गया है। तो जब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की आपकी बुक में, मेरे को इसका हिंदी मीनिंग नहीं मिला। वैसे इसका मतलब डिजाइनर है और इसका भी मतलब डिजाइनर है, लेकिन अलग तो होगा यार कुछ ना कुछ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको पता है तो। अगर मुझे लगेगा ये आंसर आपका सही है तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक होमवर्क तो आपके लिए बनता है ना। ठीक है, छोटा सा है, पुरुष डिजाइनर को क्या कहते हैं, महिला डिजाइनर को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देख रहे हो पूरा, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स चेक करना, अगर पिन किया होगा तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से इंग्लिश में why France become the center of fashion in 18th century, that is 2 reasons, and instead they learn used to male and female designer, that is cutting and cutting. Now अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे मैं समझाना है खाद्य आधारित रणनीति, इस शब्द का मतलब क्या है, यानी कि खाद्य के संबंध में खाद्य आधारित जो रणनीति है इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग बेसिकली ये होता है, अभी देखो मीनिंग समझेंगे, और इस संबंध में हमें ये बताना है सार्वजनिक पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आपके द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाद्य आधारित रणनीति। शब्द क्या है और इस शब्द से पोषण संबंधी समस्याओं से जूझने की कोई 2 रणनीति बताओ।
तो शब्द का मतलब देखिए क्या है। शब्द का मतलब ये है कि ये निवारक और व्यापक योजनाएं होती हैं जो पोषण की कमी पर काबू पाने के लिए भोजन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये खाद्य आधारित शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके की व्यापक योजनाएं होती हैं जो पोषण की कमी यानी कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की जो कमी होती है उसके लिए भोजन का उपयोग करते हैं। ये सूक्ष्म पोषक की कमी को रोकने के लिए हमारे शरीर में जो छोटे छोटे माइक्रो, एक तरीके से हम कह सकते हैं छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन सभी को पूरा करता है, उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है और एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो है वो खाद्य आधारित रणनीति शब्द का एक मीनिंग है और ये खाद्य आधारित रणनीति भी होती है। अब इस संबंध में जब रणनीतियों की हम बात करते हैं समस्याओं से संबंध में, तो सबसे पहले तो आहार विविधता अर्थात हमें कई प्रकार का जो न्यूट्रिशन पोषण से संबंधित आहार है उसे अपनाना चाहिए। रूपांतरण या परिवर्तन यानी कि हमें समय समय पर अपने आहार को चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमने दाल खाई है फिर दोपहर में फिर दाल खाएंगे, शाम को फिर दाल खाएंगे। अभी हमने चावल खाए हैं फिर दोपहर में चावल खाएंगे, शाम को फिर चावल खाएंगे। नहीं, आपको चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट टाइप की अलग अलग जो सब्जियां होती है मिलता है। ठीक। एवं बागवानी हस्तक्षेप अर्थात यहाँ पे पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन पुष्टि यानी कि आपको इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा भोजन अच्छा है, क्या हमारे लिए स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी है और उसको कैसे अपनाया जाना चाहिए, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सभी खाद्य आधारित रणनीतियों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया खाद्य आधारित रणनीति शब्द है क्या और इसका इंपॉर्टेंस बेसिकली किस तरीके से दो नीति है ये समझ में। अब अथवा में देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छिपी भूख शब्द से आप क्या समझते हैं? छिपी हुई भूख इसका मतलब क्या है और छिपी हुई भूख के अंतर्गत किन दो स्थितियों के नाम लिखो। तो बेसिकली छिपी हुई भूख का देखो यहाँ पे मतलब ये होता है कि यदि आहार में हमारे हमारे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ऊर्जा, प्रोटीन इसकी मात्रा कम होती है तो इसमें अन्य पोषक विशेष करके सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत अहम होते हैं, इनमें जैसे कि खनिज हो गए, विटामिन हो गए, इसकी मात्रा की संभावना कम होने लगती है। इसीलिए इस सूक्ष्म पोषक की कमी की वजह जो बनती है वो होती है छिपी भूख, इसलिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इन सभी की कमी होना जिस क्रिया की वजह से होता है वो होता है छिपी हुई भूख। अब इस संबंध में हमें क्या बताना है, अब बताना है यहाँ पे हाँ, इन दो स्थितियों के नाम। तो देखो, पहली स्थिति तो ये होती है जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं, लौह तत्व जैसे कि आपके शरीर में लौह तत्व कम हो जाएंगे, विटामिन ए, आयोडीन, ये जिंक की जो मात्रा होती है ये कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लाविन इन सभी की चिंता जो है वो कमी होने लगती है और आपके शरीर में कमी होने की वजह से आप चिंतित होने लगते हैं इस वजह से। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, आप छिपी हुई भूख के संदर्भ में लिखोगे इसकी दो स्थिति में सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया आप सभी को अच्छे से? आया है ना? तो लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, नाउ 21 को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ फूड बेस्ड स्ट्रेटेजी? तो टर्म फूड बेस्ड स्ट्रेटेजी है क्या और इसके संबंध में क्या यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है उस बारे में। फिर हिडन हंगर से हम क्या समझते हैं, हिडन हंगर होता क्या है और इस संबंध में दो कंडीशंस कौन सी है वो भी आप देखो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने क्या नोटिस की कि पहले 21 में अभी तक हमें कोई चॉइस नहीं मिली है, पहले क्वेश्चन नंबर 21 में हमें चॉइस देखने को मिली है, तो एक चॉइस 2 मार्क्स में हो गई। ठीक इसी के बाद एक और क्वेश्चन है 22, उसमें भी आपको चॉइस मिली है। बहुत बढ़िया बात है, चॉइस मिल रही है, पेपर को एकदम मस्त करके आना। ठीक है ना, देखो 22, आपका छोटा भाई इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस में, बहुत ही ज्यादा चिंतित है कि उसे कौन सा फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए, कौन सा करियर चुनना चाहिए। तो करियर संबंधी फ्यूचर का जब निर्णय लिया जाए तो उस संबंध में कोई ऐसे 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, किसी 4 कारक को लिखिए जो उसको विचार करने चाहिए। तो देखो, सजेशंस यही है कि जब भी आप अपने करियर को यहाँ पे डिसाइड करो तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी योग्यता क्या है। क्या आप जो करियर चुनने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, किसी रिटेल सेक्टर में काम करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो उस संबंध में पहले आप अपने खुद के अंदर झांक के देखो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर ऐसी योग्यता है। फिर ये देखो अगर योग्यता है चलो ठीक है, क्या एक लंबे समय तक अगर इसमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो क्या मैं उसे अपने आप को महसूस कर सकता हूँ, उसे झेल सकता हूँ? अगर हाँ, तभी चूज करो।
व्यक्तिगत वरीयताएं एवं जरूरतें और आकांक्षाएं। बेसिकली देखो, जब भी आप अपना करियर चुनते हो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए मायने रखती है। सबसे पहली, आपकी योग्यता क्या है, क्या आप उसके योग्य हो, आपके अंदर जो आप करियर चुनने वाले हो उसके लिए प्रतिभा है भी या नहीं है। मान लेते हैं आप पढ़े हो 12वीं तक और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर आप पढ़े हो आप 9वीं तक, 9वीं फेल हो और आपको जाना है यूपीएससी का एग्जाम देने, तो प्रतिभा है नहीं, योग्यता है नहीं, क्या मतलब है। इसीलिए प्रतिभा योग्यता याद कर ली। फिर अपने आप को इस तरीके से देखो कि क्या मेरे को उस चीज की जरूरत है, या समाज को उस चीज की जरूरत है, या अभी कुछ उसमें बदलाव की जरूरत है, मेरी क्या आकांक्षाएं हैं और मैं किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ। अगर इन सभी के संबंध में जब आपको लगता है कि हाँ मेरा पूरा रास्ता जो वो क्लियर है, तब आप जाके उस पूरी चीज को यहाँ पे आप कंट्रोवर्ट कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। तो करियर के संबंध में जब आप निर्णय लो तो इन कुछ पॉइंट पे विचार करो, और ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया है एग्जैक्ट आपको वही लिख देना है। आप इसमें अपने हिसाब से भी पॉइंट लिख सकते हो, वट एवर यू वांट, बट रिलेटेड टू दी ऑप्शन, रिलेटेड टू क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेणु ने हाल ही में एक नई कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, लेकिन उसे अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। यानी कि रेणु जो है उसने एक नई कंपनी ज्वाइन की है और जो नए उसके साथी उनके साथ में उसे मतलब थोड़ा सा अभी सही से तालमेल बिठा नहीं पा रहा है। तो कोई 4 आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स, कोई अच्छे तरीके बताओ उसे जिससे वो अपने कार्यस्थल, जिससे वो अपने ऑफिस में अपना सके और संबंधों को अच्छा बना सके। सबसे पहला, स्पष्ट रूप से संवाद स्थापित करना, यानी कि अपने साथियों से, अपने आसपास के बैठे लोगों से सिंपल सी भाषा में बातचीत करें। गंभीर और रचनात्मक सोच, यानी कि किसी भी टॉपिक पर एक अच्छी सोच होनी चाहिए, एक रचनात्मक सोच होनी चाहिए जो कि एक दूसरे बंदे को काफी अट्रैक्टिव कर दे। ऐसा होता भी है क्योंकि जब नॉर्मल किसी ऑफिस में काम करते हो तो बंदे क्या होते हैं, ओ आज तो बॉस आने वाले हैं ना, हाँ चलो एकदम मतलब फुल टाइट होके काम करने लगते हैं, हाँ सर इस तरीके से, है ना। तो वही चीज है, आपको क्या करना है, अपने साथियों के साथ में एक तरीके से फोकस होके और उनके साथ में एक अच्छी सोच होके सोच बन के काम करना। प्रभावी ढंग से सीखना, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है तो सीखने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और ये एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंस भी है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो कभी भी सीखने में शर्म मत करना। जो सीखने में शर्म करता है वो हमेशा सीखने के लिए अ, अछूत रह जाता है, वो कभी सीख ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। सहयोग से काम करना, एक दूसरे की मदद करो, काम करो। उत्पादक के रूप में काम करना, यानी कि एक बॉस के लिए, उस कंपनी के लिए, साथियों के लिए आपको एक बेटर ऑप्शन, एक बेटर जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को साबित करना है, वो अपने आप को निखारना है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय कंपनी में जाके अपने साथियों के साथ में अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 21 में एक एक चॉइस मिली है, 2 चॉइस होंगे हमारी 2 मार्क्स में। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इंग्लिश में आप यहाँ पे इजीली इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यू आर यंगर ब्रदर एज ए कंफ्यूज sorry, your younger brother is very confused regarding which career to choice. Mention 4 factors he should consider the taking career selection, related decision, that is the, and suggest her या suggest him जो भी है any 4 essential soft skill to must adopt at our workplace। कौन कौन सी है ये वाली। आगे आ जाइए क्वेश्चन 23। कोविड के दौरान, इस महामारी के दौरान सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास पर ऑनलाइन डिप्लोमा किया, ठीक है। सीमा ने एक फूड सर्विस कोर्स किया है ऑनलाइन। यदि वह खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करे, यानी कि यदि वो अपना एक रेस्टोरेंट, होटल यदि खोलती है तो उसे ऐसा करने के लिए किन 4 कौशलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो देखो भाई, सीमा को यहाँ पे एक सेकेंड फोन चार्ज लगा देते हैं। हाँ देखो, खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए सीमा को क्या करना होगा, 4 क्वेश्चन। कौन कौन से। सबसे पहले तो भोजन कैसे तैयार करना है। सिंपल सी बात है भाई, जब आप रेस्टोरेंट ही खोलने जा रहे हो, एक होटल खोलने जा रहे हो, या फिर कोई आप रेडी लगाने जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है भाई कि आपको पता तो होना चाहिए कि भोजन तैयार कैसे करना है। उसके बाद उत्पाद विनिर्देशों का ज्ञान, यानी कि आपके पास जो भी संबंधित उत्पाद है, लाइक हम मान लेते हैं कि अभी के लिए आप टिक्की बना रहे हो, समोसा बना रहे हो, तो उसमें मैदा, आलू, रिफाइंड, गैस, इस संबंध में हर एक उत्पाद का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन, अर्थात आप अपने जो कार्य करने जा रहे हो उसका मूल्यांकन आपको कैसा करना है, विभिन्न विधियां आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको जो है अकाउंटेंसी वगैरह थोड़ी बहुत आनी चाहिए।
मतलब अकाउंटेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट जाके बुक पढ़नी है, नहीं, मतलब आप अपने बिजनेस को देख सको, उसको एनालाइज कर सको, कितना घाटा कितना मुनाफा डेली बेसिस पे हुआ है, वो आना चाहिए। उत्पाद जो है, जो आपने निर्मित किया है, उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग, अर्थात उस पर किस तरीके से आपको मार्क करना है, कंपनी का लोगो कैसे लगाना है, ये सारी चीजें, और कैसे उसको पैक करके लोगों तक पहुंचाना है, ये भी समझाना है, ये भी आपको याद होना चाहिए। औद्योगिक प्रथाएं, अर्थात औद्योगिक प्रथाएं यानी कि एक उद्योग अगर आप लगाते हो, एक होटल आप खोलते हो, तो उस संबंध में आपको किस किस चीजों का यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं परमिशन लेनी पड़ती है, और कैसे कैसे जो लोग हैं उनको कैसे भर्ती करना होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तब आप एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई को इजीली शुरू कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा, आप भी इसे इजीली देखो। होम साइंस में ना इवन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं कहता हूँ कि 25 से 30% जो आप अपने दिमाग पे बेस पर आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी आपकी सोच थोड़ी विकसित है तो आसानी से आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी तो सेम ऐसे ही है। तो फोर स्किल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज दीज ऑप्शन। ठीक है, नाउ 2 मार्क्स में एक और चॉइस वाला क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स में हमें तीसरी चॉइस अब मिल चुकी है। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, चॉइस मिलनी बहुत सारी। देखो, प्रिंट पत्रकार के लिए नौकरी के कोई 4 अवसरों की सूची बनाए, यानी कि जो प्रिंट पत्रकार होता है उसके लिए कोई 4 अवसरों की सूची नौकरी में। बेसिकली देखो, सबसे पहला, ये प्रिंट पत्रकार क्या करता है, अपने कार्य दिवस में समाचार, योग्य घटनाओं आदि के कटमों के यानी कि लीड तैयार करने के लिए व्यक्तियों के साक्षात्कार करना, यानी कि कौन कौन से अवसर हो जाते हैं। सबसे पहला, जब भी कार्य दिवस आता है, समाचार में योग्य घटनाओं के संबंध में ये क्या करता है, व्यक्तियों से मिलते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। पत्रकार सम्मेलन में भाग लेते हैं और टेलीफोन से लोगों के साथ में संपर्क करते हैं, ईमेल भेजते हैं आदि अन्य कार्य करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनमें भाग लेते हैं, कहानियां लिखते हैं, कहानियों को पत्र जो समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित भी करवाते हैं, इस तरीके से। तो प्रिंट पत्रकार सिंपल सी बात है भाई, प्रिंट के संबंध में होगा, क्या करेंगे कि जो घटनाएं वगैरह हैं उनके लिए लीड तैयार करेंगे, लोगों से मिलेंगे कि घटना जो हुई है उस संबंध में बताओ क्या हुआ है। बेसिकली सिंपल सा क्या है, एक न्यूज रिपोर्टर जो ऑनलाइन न्यूज दे रहा होता है, टीवी पर न्यूज दे रहा होता है, वही उसी रिपोर्टर की बातों को, या फिर वही रिपोर्टर जो है वो क्या करता है, उसी को एक लेख के रूप में समाचार पत्र में जो लिखवाने के लिए जाता है, तो वो लोगों से बात करता है, उसकी सच्चाई को जानता है, किस कोई सम्मेलन हुआ है तो उसमें जाता है, टेलीफोन से लोगों से बात करता है, ईमेल भेजता है, जानकारी को एकत्र करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहानियां लेता है, इस तरीके से। तो ये एक प्रिंट पत्रकार की नौकरी के 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि वो इनमें से किसी भी सेक्शन में जा सकता है कार्य करने के लिए। ठीक है, डीसीजे, डीसीजे इसके पेशेवर के लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल क्यों आवश्यक है, सिंपल से मैं बताना है, भाषा और कंप्यूटर कौशल ये आवश्यक है, सिंपल सा ये बताना है। तो आ जाइए भाई, देखो, सबसे पहला, यह तकनीकी रिपोर्ट और दस्तावेज लिखने में मदद करता है। भाषा और कंप्यूटर का कौशल हमें क्या करता है, टेक्नोलॉजी के मामले में एक अच्छी रिपोर्ट और एक अच्छा दस्तावेज लिखने के लिए मदद करता है। आसानी से घर बैठे पैसे कैसे कमाने हैं ये भी हमें बताता है। लोगों के साथ बातचीत बातचीत करवाता है हमारी। कहानी बनाने के लिए हम ईमेल भेज सकते हैं, लोगों के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं, लोगों के द्वारा दी गई जानकारी को एकत्र कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें, यानी कि इंटरनेट के फायदे वही बताने सिंपल सा आपको। लेकिन यहाँ पे भाषा और कौशल को, भाषा और कंप्यूटर को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं का कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जो जैसे गूगल ट्रांसलेटर्स हैं, बहुत सारे इस तरीके से हैं, तो उसमें आप किसी भाषा में किसी भाषा को आसानी से समझ सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, तो ये पॉइंट आप इजीली यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल सिंपल और बहुत ही छोटे छोटे, है ना, आया ना समझ में सब कुछ। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 चॉइस अभी तक हमको मिल चुकी है। ठीक है, नाउ इंग्लिश में देखेंगे, लिस्ट एनी 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रिंट जर्नलिस्ट। तो कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये होती हैं। वाई लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर दिस ए प्रोफेशनल, गिव फॉर एनर्स। कौन कौन से आप इजीली देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, गृह व्यवस्था विभाग यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो होटल के संबंध में। तो गृह व्यवस्था विभाग की जो 4 वर्ग हैं, इसकी हमें केवल सूची बनानी है, कार्य नहीं लिखने हैं, केवल सूची बनानी है 4 विभागों की। पहला विभाग है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, गृह व्यवस्था प्रबंध, अतिथि गृह ब्रिगेड, लिलेन तथा वर्दी कक्ष,
उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम। अब देखो बेसिकली आपको तो सिर्फ नाम लिखने हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ये गलती से 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन तो कैसे लिखोगे। तो गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क यानी कि जितने भी होटल्स होते हैं इसमें विभिन्न भागों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उन तक सूचना पहुंचाने के लिए ये एक नियंत्रण डेस्क होता है, यानी कि हाउस कीपिंग कंट्रोलर कंट्रोल डेस्क क्या होता है, हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क होता है। ठीक है। गृह व्यवस्था प्रबंध यानी कि हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ये गृह व्यवस्था के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है और सुव्यवस्थित तरीके से उनको नियंत्रित भी करता है। अतिथि गृह ब्रिगेड, ये क्या है भाई इंग्लिश में, तो गेस्ट हाउस राइट, यानी कि तब यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल जब आप होटल में जा रहे हो तो वहां पे बेसिकली कई बार होता है कि आप जैसे होटल में चेक इन और चेकआउट का टाइम कितना होता है, 12 से 2 के बीच का। तो अगर आप 10 बजे पहुंच गए हो और जो होटल में ऑलरेडी बंदा है, रूम में बंदा है, वो नहीं जाना चाहता है 12 बजे से पहले, आप 10 बजे पहुंच गए हो, तो ऐसे में आपके लिए एक अतिथि गृह बना होगा जहाँ पे आप अपने सामान के साथ में वेट कर सकते हो, जिसे आप एक तरीके से लॉबी भी कह सकते हो। ये सारी चीजें आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स में मिलेंगी देखने को, ठीक है। लिनेन लिनेन तथा वर्दी कक्ष, ये क्या भाई, तो ये है लाइंस एंड लिनेंस एंड यूनिफॉर्म रूम। बेसिकली ये होता है कि यह लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है, यानी कि रूमस रूमस कह रहा हूँ यार, ये तो अलग चीज हो गई। जो रूममेट्स है, जो कमरों में रहने वाले व्यक्ति हैं और जो भी हॉस्पिटल के लोग होते हैं, या हॉस्पिटल क्या है, होटल बोलना है, हाँ होटल, और होटल में रहने वाले लोग और करने वाले काम करने वाले लोगों के कपड़ों की देखभाल, उनकी सफाई, ये सभी इसका काम होता है। साथ ही साथ होटल के भूदृश्यों का रखरखाव करना, कमरों एवं विभिन्न स्थानों में पुष्प सज्जा करना, इसके लिए एक उद्यान और पुष्प प्रबंधन टीम भी होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि एक गृह व्यवस्था विभाग, एक होटल व्यवस्था विभाग में कौन से 4 वर्ग होते हैं, इजीली आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। कितने से, 19 से 25, और 19 से 25 में 3 चॉइस मिली है 2-2 मार्क्स में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, आया ना मजा। चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, अपने विद्यालय की वर्दी लय बनाने के लिए किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि अपने विद्यालय में वर्दी जो है, बेसिकली इंग्लिश में थोड़ा समझो इसे कैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इलस्ट्रेट एनी 3 वेज टू ईच क्रिएटिंग रिदम इन योर स्कूल यूनिफॉर्म, यानी कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, ये हमें समझ। तो कई तरीके होते हैं। कैसे तरीके, सबसे पहले यह कसीदाकारी युक्त लेसों, बटनों की गेट पाइपिंग, रंग इत्यादि के गले गहरे किनारों पर दोहरा कर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात हमें यदि अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को बहुत अच्छा बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम गर्ल्स की ड्रेस की बात करें तो कसीदारी युक्त लेसों से, और लड़कों की बात करें तो बटन्स हो गए, ठीक है, रंग हो गए, कलर्स हो गए, ये गले के कलर्स पे, बाजू के कलर्स पे, किनारों पे कलर्स पे दोहरा कर प्राप्त किया जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। इसे कलाकृतियों, रेखा, बटन, रंग, बनावट, इस माप के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। विकिरण आंखों के एक केंद्र बिंदु से एक व्यवस्थित तरीके से गतिमान होती है, अर्थात का योग अथवा एफ इत्यादि पर संग्रहित होती है। ये कैसा पॉइंट है यार, यहाँ तो ये पॉइंट नहीं होना चाहिए था वैसे, इसे स्किप करो। देखो यहाँ पे बेसिकली आप ये समझ लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 का इतना पार्ट, ठीक है, ये वाला, बाकी इधर का छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है। समानांतर यह तब सज्जित होती है जब तत्व एक दूसरे के समांतर होते हैं। योग की चुन्नटें, अर्थात देखो बेसिकली हमें क्या करना है, एक स्कूल की यूनिफॉर्म को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, स्कूल की यूनिफॉर्म को आप समय समय पर धो, समय समय पर उस पर एक तरीके कहते हैं कि अगर आपका कोई बटन टूटा है उसे ठीक करो, किसी का कुछ जेब वगैरह फट गया उसे ठीक करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, कपड़ा फटा ना हुआ हो, अगर कपड़े का रंग उड़ गया है तो कपड़े पे रंगाई करवा लो, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें बस इसी को ना थोड़ा टफ लैंग्वेज में आपकी बुक में बता दिया गया है, और भाई बुक की लैंग्वेज तो पढ़ाना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से इजीली लिखते हैं, ये पॉइंट है, आप इसीलिए यहाँ से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। गर्ल्स के संबंध में ये पॉइंट लिख दोगे, और एक दो पॉइंट और है वो लिख दोगे, और बॉयज के संबंध में इजीली लिख दोगे, सिंपल सा है, ठीक है। अब जो आपकी मार्किंग स्कीम है ना, उसमें तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया हुआ है, पॉइंट ही पॉइंट दे रखे हैं बस, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, पॉइंट ही पॉइंट दे रखे हैं बस, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली। आगे है कुत्ता कुत्ती पर जोर देने के लिए किन्हीं 3 तरीकों का उदाहरण, अर्थात
कुर्ता या कुर्ती, इसको किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है इसे समझा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके पूछे गए हैं, तो 3 नहीं हम 4 हाँ 3 ही बताएँगे। पहला है रंग का अनुपात, अर्थात स्वर्णिम माध्य का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए कमीज और पैंट के विभिन्न रंगों की पहचान। अर्थात सबसे पहले रंगों का अनुपात, चाहे कुर्ता हो, पजामा हो, कुछ भी हो, इन दोनों के लिए ही सबसे पहले रंग का क्या उपयोग होगा, रंग कैसा लिया जाए, वो यहाँ पे डिसाइड करना होता है। बुनावट का अनुपात ये तब प्राप्त होता है, बुनावट अनुपात का यहाँ पे मतलब ये है, जब पोशाक बनाने वाली सामग्री की विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ा या घटा देती है। अर्थात बेसिकली क्या होता है, बुनावट का यहाँ पे मतलब ये है कि जब को आपकी पोशाक बनाई जा रही है, चाहे कुर्ती है चाहे कुर्ता है, जब आपकी ये पोशाक बनाई जा रही है तो उसकी जो डिजाइन है, उसका जो साइज है, वो इस पर मैटर करता है कि उसे पहनने वाला कौन है। लाइक अगर एक दुबला या ठिगना व्यक्ति पहनता है तो जानबूझकर जो उसे बुनावटें जो है वो अगर हम बड़ी करेंगे तो उसके लिए हावी हो जाएंगी, और वहीं एक मोटा आदमी उसे पहनेगा और बुनावटें जो है जैसे इस तरीके से आप ये शोल्डर्स देख सकते हो, ये गला जो है अगर छोटा कर देंगे तो सिंपल सी बात उसे आएगा ही नहीं, और पतला बच्चा है उसको पहनाओगे बड़ा करके तो वो उसके लिए खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बुनावट का अनुपात भी देखना होता है व्यक्ति के अनुसार। फिर आकृति तथा अनुपात, इसका मतलब एक पोशाक की कलाकृतियों अथवा छपाई का साइज और स्थिति पहनने वाले के साइज के अनुपात में होती है। अर्थात एक पोशाक जो है, चाहे कुर्ती या कुर्ता दोनों हो, कुछ भी हो, इसमें छपाई का साइज यानी कि उसपे क्या प्रिंट करना है, कैसे उसे आकृति देनी है, क्या उसपे छापना है, ये सभी मैटर करता है कि उसे पहनने वाला कौन है। शरीर की चौड़ाई चौड़ाई कमर या धड़ की लंबाई, टांगों की लंबाई अर्थात शरीर की आकृति, ये सभी डिपेंड करती हैं उस व्यक्ति पर जो उस कुर्ती या कुर्ता को पहनने वाला है, और उसके आकृति, साइज, रंग, ये सभी उसी पे डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला जिसने मातृत्व धारण कर लिया यानी कि जो गर्भवती है, तो उसके जो पेट होता है उसको ढकने के लिए एक ढीला ढाला सा जो कुर्ती है उसे आप बनाओगे तो बहुत सही रहेगा उसके लिए, जो उसके पेट को छुपा लेगी। तो ऐसे ही ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि कुर्ती या कुर्ता जो भी है उसे बनाने के लिए किन तरीकों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो रंग, बुनावट, आकृति तथा स्वरूप। ठीक है, ये पॉइंट है, इजीली आप लिख दोगे। आगे चलते हैं इंग्लिश मीडियम में। ये क्वेश्चन है आपके 26 के, और इजीली आप इससे यहाँ से इजीली रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। नाउ अब चलते हैं, अच्छा यहाँ पे अभी है ये वाला, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 27 है ECCE, जैसा कि अभी हमने देखा था ECC के संदर्भ में पियाजे और वायोगस्टी के दृष्टिकोण के बीच में अंतर। बेसिकली देखो इंग्लिश में जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आंसर बता रहा हूं मैं। ये है एक, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं पियाजेट एंड वायोगस्टी कॉन्टेक्स्ट द ECG देयर पॉइंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझते हैं पियाजे। पियाजे बेसिकली एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये कहते हैं छोटे बच्चों को अपने तरीकों से घटना का पता लगाने के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके होते हैं। एक संस्था को उस सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को एहसास होना चाहिए जिसके भीतर वह परिवार के साथ काम करता है और काम करता है। नहीं या दो बार होगा, ठीक है कोई नहीं। तो पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने तरीके से हर एक चीज को देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं अपने तरीके से। तो ऐसे में उनके लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाना ये परिवार की जिम्मेदारी है, ये लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि वो आसानी से अन्य चीजों को समझ सकें। ठीक है, बच्चों को सांस्कृतिक महत्व सिखाना ये परिवार और संस्थाओं की जिम्मेदारी है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं बच्चों की क्षमता और स्वास्थ्य स्वास्थ्य के अनुसार उनके साथ आसन, सुखद, सार्थक सीखने के लिए वातावरण बनाने के लिए, बच्चों को बचपन में एक चिंतित और देखभाल करने के लिए जानकर वयस्क की आवश्यकता होती है। बेसिकली वयस्क क्या कहते हैं कि बच्चों की क्षमता को और अच्छा बनाने के लिए, उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें और अच्छा बनाने के लिए, उनको अधिक ज्यादा खुशी, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको सात्विक जीवन जीने के लिए एक जानकारी वाले वयस्क की आवश्यकता होती है जो उनकी देखरेख आसानी से कर सके। ठीक है, अब इस संबंध में एक क्वेश्चन और आ जाता है, ECCE पेशेवर की किन्हीं दो भूमिकाएं, कोई दो भूमिका लिखनी है इस बारे में। तो दो नहीं मैं 4-5 बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों और उनकी भलाई को सीखने के लिए, अच्छा बच्चे जो हैं और उनके जो एक होता है ना कि
बच्चों के साथ में एक अच्छा खासा अट्रैक्शन हो जाता है लोगों का। तो उस अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाए रखने के लिए, उनको और ज़्यादा सिखाने के लिए ये प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें सिखाते हैं। उनके ज़रूरतों के बारे में जागरूक होते हैं, उनको ज्ञान होता है कि क्या चाहिए बच्चों को, कब चाहिए। उनके विकास और विकास के अवसर के लिए विकास के अवसर के लिए कॉलेज अर्थात उनको बच्चों का विकास कैसे करना है, उनको अवसर कैसे प्रदान करने हैं, इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बचपन के कार्यक्रमों में करियर के लिए व्यावसायिक कोचिंग अर्थात बचपन में आने वाले भविष्य में उन वो बच्चे कैसे अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए पहले से ही प्रशिक्षण देना चाहिए। ये चीज़ें आती हैं। अनुकूल सीखने की स्थिति प्रदान करना है, यानी कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं, उसे और ज़्यादा अच्छा सिखाया जाए, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो ईसीई के बारे में ईसीई है क्या है? ईसीसीई तो इस बारे में विचार क्या थे और पेशेवर की भूमिका क्या है? आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप इसे इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं। ऑप्शन ए है। ए के ये 2 पार्ट है हमारे, इन दोनों पार्टों को आप इजीली यहाँ से समझ सकते हो। फिर बी जो है इसके हमें स्टेट एंड टू रोल्स ऑफ ईसीसीई प्रोफेशनल्स, तो क्या उसके रोल्स हैं आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। चलिए 28 को डिस्कस कर लेते हैं। एक खाद्य संक्रमण तथा खाद्य नाश के बीच में अंतर बताओ। तो खाद्य संक्रमण क्या है और नाश क्या है? तो खाद्य संक्रमण बेसिकली यह जीवित रोगजनक जीवों के अंतर ग्रहण के कारण होता है। अर्थात खाद्य संक्रमण क्या है? जो जीवित रोगजनक जीव होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो जीवित हैं और जो ऑलरेडी किसी बीमारी से युक्त हैं, जो बीमार हैं ऑलरेडी, उनसे होते हैं, जो शरीर में गुणा करते हैं और बीमारी को कारण बनते हैं, उसमें लंबी, यानी कि ये क्या करते हैं बेसिकली, कोई यदि जानवर है, कोई यदि इंसान है, जैसे कि हम बोलते हैं कोई वायरस है उसको हो रखा है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो छूने के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, खाने के माध्यम से फैल सकता है। तो इसीलिए जो खाद्य संक्रमण है वो खाने के संबंध में बीमारी के फैलने को दर्शाता है और इसकी अवधि काफी लंबी हो सकती है। खाद्य नाश क्या है? खाद्य नाश का मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं या तो उसमें कैलोरी कम है, या तो वो खाने लायक नहीं है, या तो उसमें वसा की मात्रा बहुत कम है, और या तो वो भोजन विषाक्त है जिसे हम खा ही नहीं सकते, इस तरीके से। और इससे होने वाली जो बीमारी है उसकी अवधि थोड़ी कम होती है, लेकिन खाद्य संक्रमण से होने वाली बीमारी काफी लंबी होती है। ठीक है? कोई 2 तरीके लिखिए जिनसे सालो नहीं क्या है सलोमोनेला, क्या है सलोमोनेला बैक्टीरिया फैलता है। तो कौन से 2 तरीके हैं वो लिखिए। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया है यह जीव जंतुओं के आंत्र क्षेत्र में उपस्थित होता है। जो जीव जंतु होते हैं बेसिकली जानवर होते हैं, उनके आंत्र क्षेत्र में उपस्थित होता है, जो कि कच्चे दूध अंडे इस संबंध में हमारे सामने उपस्थित होता है। जो कच्चा दूध होता है गाय भैंस बकरी इस संबंध में, मुर्गी के अंडे वगैरह इसमें संबंध होते हैं। जब हम गर्म करते हैं तब ये जो बैक्टीरिया होता है उस दूध से उस अंडे को जब हम उबालते हैं तो उससे मर जाता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में जो ठंडा होता है उसमें बचे रहते हैं। अक्सर ये पाल संदूषण से फैलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई रसोइया है, उसने क्या किया है, एक तख्ती ली है या फिर एक प्लेट ली है, उस पे क्या किया, मांस को काट लिया, चाहे मछली हो मुर्गा हो जो भी हो, काट लिया। अब उसके बाद उसे धोया नहीं है, अब उसी पे उसने कोई ऐसी चीज जिसे गर्म नहीं किया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलेड है, उसे काट दिया, तो वो जो बैक्टीरिया है जो पूरी तरीके से मरा नहीं है वो इस सैलेड में मिल जाएगा और ये बैक्टीरिया इजिली फैल जाएगा। ठीक है? और ये जो बैक्टीरिया है वो अपनी संख्या को बहुत तेजी से वृद्धि करता है। प्रत्येक 20 मिनट में इसकी संख्या दोगुनी हो जाती है। अगर बैक्टीरिया 1 है तो 20 मिनट में ये 2 हो जाएगा, बैक्टीरिया 100 है तो 20 मिनट में ये 200 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो कैसे फैलता है, क्या कारण है इसके, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? एक सेकेंड, कहाँ गया, इतनी जल्दी आंसर नहीं खोना चाहिए यार। हाँ ये रहा। ठीक है? तो फूड इन्फेक्शन क्या है एंड फूड इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद ड्यू टू स्प्रेड ऑफ सल्मोनेला बैक्टीरिया आउट इज दैट इज नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। हमें एक एक करके इन तीनों ही पॉइंट की भूमिकाएं लिखनी है, आखिर ये है क्या। तो देखो, फ्रंट ऑफिस सहायक प्रबंधक ये क्या है? बेसिकली ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर की अनुपस्थिति में फ्रंट ऑफिस का आयोजन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि फ्रंट ऑफिस होता क्या है, तो ये होटल में होता है। जब आप होटल में एंट्री लेते हो तो वहाँ पे जो एक पहले गेट के ठीक
वैसे तो मेरे हिसाब से राइट में होता है, तो वहीं पे या फिर गेट के ठीक सामने में एक वो होता है नियंत्रण, कुछ इस तरीके से कह सकते हो, डेस्क होता है बेसिकली। वो क्या करता है, उसके पास में हर एक डाटा होता है इस फ्रंट ऑफिस के पास। तो हमें बताना है ये सहायक प्रबंधक, अर्थात जब कोई फ्रंट ऑफिस का स्टाफ नहीं आया है, कोई बंदे नहीं आए हैं, उसका काम करना जरूरी है, तो ये जो सहायक प्रबंधक होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है। शेफ दी पार्टियां, इसका मतलब क्या है, तो ये रसोई के कुछ वर्गों का पर्यवेक्षण करते हैं, अर्थात शेफ दी पार्टियां इसका मतलब ये है कि रसोईया जो होते हैं उसके किसी खास जो वर्ग है उसकी बात होती है। हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक, तल पर्यवेक्षक का मतलब क्या है, बेसिकली तल यानी कि जमीन के कमरे से संबंधित है, कमरे की सफाई वगैरह से, तो ये अतिथि कक्ष की सफाई करते हैं, उसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, बेड वगैरह की शीट ठीक करना है, हर एक चीज को सही जगह पे रखना है, और टीवी वगैरह सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें इनको मैनेज करनी है। ठीक है। तो ये हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक का काम है। तो फ्रंट ऑफिस का सहायक प्रबंधक, शेफ डी पार्टियां एंड हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक का क्या कार्य है, अभी आप समझ। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फ्रंट ऑफिस क्या होते हैं, शेफ द पार्टीज इसका क्या मतलब है, फ्लोर सुपरवाइजर्स ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ये क्या है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, एक चॉइस में 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी ऑलरेडी मिल चुकी है। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन नंबर सी। अब इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर देखो 30 क्या है, 30 है, श्री धर्मपाल ने उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी खुद की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है। ठीक है। उनके दोस्त ने उन्हें HACCP लागू करने का सुझाव दिया। तो ये होती क्या है, HACCP ये क्या है, और उसे अपनाने के लिए, मानने के लिए किन्हीं 3 महत्वों पर प्रकाश डालें, मतलब ये है क्या और इसके महत्व समझें। बेसिकली देखो, HACCP ये संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन। तो क्या है ये एक संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु है। अरे ये क्या सर, आप हिंदी में इतने खतरनाक वर्ड यूज करते हो, इंग्लिश में बता दो ना। देखो इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस एनालाइज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग पॉइंट्स। ठीक है। और ये है क्या, तो खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देना, उसकी सुरक्षा करना, ये एक साधन होता है उसको। अब समझो इसके महत्वों को। तो महत्व में सबसे पहला है खाद्य निर्माण और भंडारण का एक बहुत बड़ा उपागम होता है। कच्ची सामग्री विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण का विस्तार से ध्यान दिया जाता है, अर्थात चाहे कच्ची सामग्री हो, कच्ची सामग्री को अच्छा कैसे बनाना है उस संबंध में प्रत्येक चरण पर ध्यान दिया जाता है इसमें, जिसके कि रोगजनक सूक्ष्म जीव अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास में योगदान के लिए उसकी क्षमता का विकास का आकलन किया जा सके। इट मीन्स खाद्य निर्माण कैसे किया जाए, उसका भंडारण कैसे किया जाए, खाद्य निर्माण को और अच्छा कैसे बनाया जाना है, यदि उससे कोई रोग हो सकता है तो उस रोग से उसे कैसे बाहर कर देना है, या फिर उसे कैसे एंटीबायोटिक बना देना है, ये समझाना है। इसमें संकटों की पहचान करना, क्या संकट होते हैं, कच्ची सामग्री को एकत्र करना, उसका निर्माण करना, उसका वितरण करना, खाद्य उत्पादों का उपयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करवाना है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की जो संभावनाएं हैं उनका आकलन, संकटों के नियंत्रण, इन सभी के लिए ये जो है HACCP इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो HACCP है क्या, और इसके 3 महत्व पर प्रकाश डालिए, क्या है ये भी समझ लिया है, और इसके महत्व क्या है ये भी समझ लिया। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस आंसर। ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी में अथवा में है, कि श्रीमती रामवती ने अपनी स्वयं की रोटी निर्माण इकाई यानी कि खाने संबंधी निर्माण इकाई, रोटी के संबंध में एक इकाई शुरू की है। वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत सरकार से प्रमाणित करवाना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि वो अपनी इस यूनिट को, अपने इस उद्योग को, रोटी वाले उद्योग को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त करवा दे। तो भारत में लागू किए गए एक नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम बताओ। तो भारत में जो नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था उसका नाम था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। ठीक है।
अब इस संबंध में हमें ये भी कहना है कि इसे किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये वर्ष 2006 में बेसिकली लागू हुआ था। फिर मैं समझाना है इसमें किए गए कुछ कार्यों को सूचीबद्ध करना है। कौन कौन से कार्य हैं, अब इसे सूचीबद्ध करना है। देखो, सबसे पहला, खाद्य पदार्थों के लिए मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए विनिमय बनाना और विभिन्न मानकों को लागू करने की प्रणाली। अर्थात खाद्य पदार्थों के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश तैयार करो, उसका कैसे विनिमय करना है, कैसे उसको बेसिकली बेचना है, कैसे उसे पैसे कमाने, सारी चीजों को यहाँ पे एक प्रणाली बनाई जाए। खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण, इसके लिए प्रमाण निकायों के प्रमाणीकरण। बेसिकली देखो, सिंपल सी बात है भाई, कि खाद्य व्यवसायों के लिए जो आपके खाद्य फूड सिक्योरिटी सिस्टम होता है और जो निकाय सिक्योरिटी सिस्टम होता है, इसको आपको प्रमाण दिलाना होगा। साथ ही साथ दिशा निर्देश निर्धारित करने, प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यताओं पर प्रयोगशालाओं की अधिसूचना, ये सभी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित जो नीति है, जो नियम है, वो बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी में सहायता प्रदान करनी चाहिए। खाद्य खपत घटना, जैविक जोखिम की व्यापकता, भोजन में संदूषक, खाद्य उत्पादकों में विभिन्न संदूषकों के अवशेष, उभरते जोखिमों की पहचान, रैपिड अलर्ट सिस्टम की शुरुआत, संबंध में डेटा एकत्र करना, मिलान करना। बेसिकली देखो, सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नई खाद्य सुरक्षा नीति जो है, इसके 4 कार्यों को अगर हम सूचीबद्ध करेंगे, तो पहला कार्य हम ये कहेंगे कि खाद्य पदार्थों के संबंध में दिशा निर्देश मानकों को तैयार करना। दूसरा, खाद्य व्यवसायों में एक अच्छा तंत्र, अपनी एक अच्छी सुरक्षा प्रणाली जो है उसका निर्माण करना। खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक अच्छी पोषण नीति, एक सुरक्षा नीति जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, वैसा निर्माण करो। खाद्य खपत, कितना खाना खाए, मतलब कितने खाने का आप उपयोग कर रहे हो, उस संबंध में क्या कोई जोखिम हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, भोजन कहीं खराब तो नहीं है, उत्पादक कहीं जो है वो सड़ तो नहीं गए हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत कहेंगी, ये कहेंगी है नई खाद्य सुरक्षा अधिनियम नीति के तहत। ठीक है, आपको समझ में आ गया इस तरीके से? बहुत आगे हो गया। हाँ, इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर था 30, दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का। अब इसे को आप समझ लो इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ से आप समझ सकते हो, व्हाट इज HACCP एंड हाईलाइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ HACCP। इसके बाद, नेम द न्यू फूड सेफ्टी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, which year it was implemented, and enlist any 4 functions of the new food safety। तो है क्या HACCP, इस संबंध में इसके पॉइंट्स, एंड उसके बाद जो न्यू फूड सिस्टम एक्ट था ये क्या था, कब लागू हुआ, एंड व्हाट इज द फंक्शंस FSSA। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, आप 1 मिनट के लिए से देखो, मैं थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, युवा क्यों असुरक्षित है, कोई 2 कारण बताइए। तो बहुत से इसके कारण, कोई एक कारण नहीं है। कौन कौन से कारण है, देखो, पहले ये जो हमारा अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन है, तीनों पढ़ लेंगे, फिर इसको आंसर को समझेंगे। युवा क्यों असुरक्षित है, 2 कारण बताओ। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, इसे बताओ। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत किन्हीं 2 गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। चलिए, आप समझते हैं युवा क्यों कमजोर है, क्यों असुरक्षित है। तो बेसिकली वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो फ्रेंड्स लोग होते हैं उनके दबाव की वजह से और अच्छा काम करने की वजह से उन्हें जो दबाव उनके ऊपर डाला जाता है कि कंपटीशन इतना चल रहा है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रेंड्स भी दबाव डालते हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता, फैमिली दबाव डालती है कि तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे को तो बता एक रेडी लगानी है, तेरे को फैक्ट्री में काम करना है। ऐसी तनाव और परेशानी से युवा अपने आप को असुरक्षित या फिर कमजोर महसूस करते हैं। ठीक है, कई बार परिवार और साथियों की वजह से ये लोग क्या करते हैं, कुछ गलत रास्तों को अपना लेते हैं, कोई नशा करने लगते हैं, नशे की लत होने लग जाती है। तो इसीलिए युवा जो है वो काफी असुरक्षित है, कमजोर है। इवन इसमें यह भी लिख सकते हो कि अगर उनके पास योग्यता है
तो उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी फैली हुई है, और भी पॉइंट्स हैं। यानी कि आप अपने मेंटल बेस पे भी इसको आंसर लिख सकते हो। मेंटल यानी कि माइंड बेस है, मेंटल का मतलब ये मत समझो पागल के बेस पे, मतलब कि आपके दिमागी बेस पे। ठीक है, अब है राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो विद्यार्थी जो है, मतलब इसके विद्यार्थी जो है वो समाज में आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राहत पुनर्वास कार्यक्रम इन सभी का क्रियान्वयन करते हैं और स्थानीय अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते हैं। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना होती है जिसके तहत जो विद्यार्थी हैं वो समाज में गरीब तबके के लोग, कमजोर लोग, आर्थिक सामाजिक इन स्तर पर उनके लिए कई तरीके के यहाँ पे राहत के कार्य करते हैं, पुनर्वास के कार्य करते हैं, जिसके लिए अधिकारियों से वो सहायता प्राप्ति करते हैं। अब राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत यहाँ पे मैं क्या समझाना है, किन्हीं दो गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। गतिविधियां बहुत सारी हैं, जैसे कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत करवाना, विद्यालय की इमारत इसकी मरम्मत करवाना, गांव के तालाब आदि इनका निर्माण करना, और पर्यावरण पारिस्थितिक सुधार करना, जैसे कि वृक्षारोपण करना, तालाबों से खरपतवारों को निकालना, तालाबों की सफाई करना, गड्ढे खोदना ताकि कूड़े को वहां पे डाल के उसको बंद करके सड़ाया जा सके और वो किसी तरीके का यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण ना करे। स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित क्रियाकलाप कराया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, स्वच्छता क्यों जरूरी है। परिवार कल्याण यानी कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस संबंध में परिवार कल्याण के बारे में जानकारी देना। सामूहिक टीकाकरण करवाना, सिलाई बुनाई सहकारी संघ इन सभी का आयोजन करके व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो ये है राष्ट्रीय सेवा योजना की कुछ गतिविधि। दो पूछी गई है, 10-15 मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप सभी को? युवा क्यों असुरक्षित है, पॉइंट। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत की गई किन्हीं दो गतिविधियों का वर्णन। अब समझिए आगे। पहला SOS, पहला SOS जो चिल्ड्रन विलेज है वो किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये किया गया था भाई 1964 में। ठीक है, फिर दूसरा क्या बताना है, HOS चिल्ड्रन विलेज की तीन विशेषताएं, तो इसकी तीन विशेषताएं तो बेसिकली देखो, HOS ये जो गांव थे ये 1964 में स्थापित किए गए थे, और वर्तमान में ये जो ऐसे संगठन है जो इन गांव को स्थापित करते हैं वो लगभग 40 गांव में 6000 जरूरतमंद बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। यानी कि ये जो SOS ऐसे गांव जिन संगठनों के द्वारा स्थापित किए गए थे 1964 में, वर्तमान में लगभग 6000 बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंस है वो समझ। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेक्षण गृह। ये गृह ऐसा होता है जहां बच्चे अस्थायी रूप से अपने माता पिता के पता लगाए जाने और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्र किए जाने तक रुकते हैं। अर्थात प्रेक्षण गृह क्या होते हैं, यार नाम भी भूल जाता हूँ मैं कई बार, SOS गांव। तो इन गांव में ये जो प्रेक्षण केंद्र होते हैं यहाँ पे वो बच्चे रखते हैं जो अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं, जिनके अपने माता पिता के बारे में पता नहीं है, तो इस कक्ष में उन्हें रोका जाता है। विशेष गृह ये वो गृह होते हैं, ये वो कमरे होते हैं जहां पर कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर होते हैं, खास करके 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको हिरासती देखरेख में, यानी कि उनको नजरबंद कर लिया जाता है और हर एक चीज को, हर एक उनकी गतिविधि पे नजर रखी जाती है, वो क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, हर एक चीज। किशोर या फिर बाल गृह ये क्या होता है, यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनका अपना परिवार का पता नहीं चलता है अथवा जिनके अभिभावक मर चुके होते हैं। अर्थात देखो, एक तो क्या है, एक तो है प्रेक्षण गृह। ये क्या है, ये ऐसे गृह होते हैं जहाँ पे हमें पता है इसके माता पिता है, उसने हमने बताया है, हम इसके माता पिता का पता लगाएंगे, इसे वापस भेज देंगे। लेकिन किशोर वाले गृह क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली माता पिता उसके नहीं, अभिभावक नहीं है। ठीक है, या फिर वो अपने बच्चे को वापस बुलाना ही नहीं चाहते। तो सरकार पर इन्हें घर, बोर्ड, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण इसका दिलाने का दायित्व होता है, जो कि ये गांव करते हैं। कौन, SOS ये। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे इजीली 31 के। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लो। Why are the youth vulnerable? Give two reasons. What is a national service theme? Highlight any two activities taken up the under national services scheme. And other hand, in which year of the first SOS Children's Village was set up? Explain three features of SOS Children's Village. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप समझ सकते हो why जो युवा है वो क्यों कमजोर है, क्यों असुरक्षित है,
ये नेशनल सर्विस स्कीम क्या होती है, इसके अंदर किए गए कार्य काम जो भी इस तरीके, ठीक है। अथवा में देखोगे तो फर्स्ट एसओएस क्या है, और 3 टाइप्स ऑफ होम हैव बीन सेट अप फॉर चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, जुवेलियन या फिर चिल्ड्रंस होम, इस तरीके से। नाउ अब आ जाता है यहाँ पे हमारा 4 मार्क्स का अगला क्वेश्चन। उपभोक्ता फोरम और फुटफॉल, इसमें क्या अंतर है? निर्माता द्वारा की गई या फिर दी गई, निर्माता द्वारा दी गई अपर्याप्त जानकारी उपभोक्ता के बीच में एक आम समस्या है। इसके के संदर्भ में 2 उदाहरण को लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे उपभोक्ता फोरम और जो फॉल है इसके बीच में अंतर के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए। उपभोक्ता फोरम का मतलब क्या है? उपभोक्ता फोरम का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, ये एक ऐसा स्थान है जहां, या फिर ये एक ऐसा संगठन है जहां उपभोक्ता संरक्षण प्राप्त करते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं, उत्पादों और सेवाओं के संबंध में अपनी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करते हैं। अर्थात ये जो भी उपभोक्ता फोरम होते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो सुरक्षा प्राप्त करते हैं, अपनी उत्पादों को, अपनी सेवाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे निदान होता है, ठीक है। उपभोक्ता फुटफॉल क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी भी स्थान, जैसे कि स्टोर हो गया, मॉल हो गया, यहाँ पे जो भी ग्राहक आते हैं, जो भी उपभोक्ता आते हैं, उनकी संख्या होती है इसके अंतर्गत। और ये इस प्रकार किसी भी देश में बढ़ती खपत के साथ उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो कि इस फुटफॉल को दर्शाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आ जाता है, 2 उदाहरण के साथ हमें समझाना है कि दी गई जानकारी अपर्याप्त जानकारी होती है। जैसे कि आम समस्या है, तो सबसे पहले क्या है, लेवल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं, यानी कि कई बार हम क्या देखते हैं कि हमने किसी मेडिसिन को लिया है, किसी दूध की थैली को लिया है, किसी ब्रेड को लिया है, बिस्किट को लिया है, तो कई बार उस पर जो मार्क होता है, कंपनी का मार्क, वो पूरा नहीं होता है। अगर है भी, अगर हम उसको ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं तो उसको कुछ मिलता नहीं है, यानी कि वो तथ्य है वो सही नहीं है। बहुत से लेवल अधूरे हैं, यानी कि उस पे किसी पे तो है और किसी पे तो है ही नहीं। इवन ये भी देखा गया है कि कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ जो सरकारी अस्पतालों में जो मेडिसिन आती है, जो ट्यूब्स आते हैं, जो चीज मेडिकल फैसिलिटीज आती है, उनको कई बार आप जब मेडिकल पे लेने जाते हो तो वहां पे वो क्या करते हैं, अलग से उस पे प्राइस लिख के बेचते हैं। तो इस तरीके से ये एक धांधलीबाजी भी चल रही है यहाँ पे, ये भी आता है, ठीक है। बहुत बार उनका प्रिंट धुंधला या फिर पढ़ने में बहुत छोटा है। अर्थात कई बार क्या होता है कि प्रिंट जो है, या तो इस तरीके से लिख देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना छोटा लिख देंगे आप चश्मा लगा लोगे, वो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट, उसी से फिर देख पाओगे आप। तो ऐसा ये कुछ समस्याएं होती हैं जो कि किसी निर्माता के द्वारा यदि अपने प्रोडक्ट पे सही नहीं दी जाए तो ये एक आम समस्या बन जाती है। तो जब हमें किसी प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं होगा तो क्यों खरीदेंगे भाई हम, इसीलिए उसकी सेल भी गिर जाती है। ये शेयर मार्केट का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं, ठीक है। तो समझ में आया उपभोक्ता फोरम क्या है, उपभोक्ता फुटफॉल क्या है, और कोई 2 उदाहरण इसी तरीके से इंग्लिश में समझ लेंगे ये इन सारी चीजों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 4 मार्क्स का आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन। अगला है, सोनू अपने पड़ोस में एक व्यावसायिक लॉन्ड्री, यानी कि जिस तरीके से एक बड़ी लॉन्ड्री होती है, कपड़े धुलाई का, कपड़ा बहुत बड़ा कपड़ा धुलाई का, ठीक है, उसको स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक व्यावसायिक लॉन्ड्री और एक होम लॉन्ड्री, इसके बीच में क्या भिन्नताएं होती है ये बतानी है। सिंपल सा क्या करना है, व्यावसायिक लॉन्ड्री की विशेषता बता देनी है और होम लॉन्ड्री की विशेषता बतानी है, सिंपल। आइए सबसे पहले समझते हैं व्यावसायिक लॉन्ड्री के बारे में, व्यावसायिक धुलाई घर के बारे में। तो बेसिकली व्यवसाय धुलाई घर जो है, ये विभिन्न विभागों में व्यवस्थित किए जाते हैं, यानी कि हर एक यहाँ पे बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं, जैसे कि धुलाई विभाग, जल विभाग, निष्कासन विभाग, सुखाने वाले विभाग है, प्रेस करने वाले विभाग है, हर एक चीज का अलग विभाग होता है। कुछ धुलाई घर जो होते हैं उसमें अस्पताल एवं संस्थाओं, इनके लिए अलग अलग खंड बने होते हैं कि अस्पताल के लिए कहाँ कपड़े धोए जाएंगे, क्योंकि उससे संबंध जो बैक्टीरिया टाइप में आ जाते हैं, कुछ किट्स आ जाती है, उनको धोने के लिए अलग जो प्रोसेशन है, जो सावधानियां वो बरतनी पड़ती है, तो अलग यहाँ पे जो है खंड बनाए जाते हैं, अलग विभाग बनाया जाता है। अतः निजी कार्य हो गए, बिजनेस से संबंधित जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पे बनाए जाते हैं खंड। धुलाई की मशीन में एक चक्कर में 100 किलोग्राम तक भार झेल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक ही बार में तकरीबन कुछ कई सारे जोड़े कपड़े यहाँ पे एक ही मशीन में धोए जा सकते हैं, और ऐसी कई मशीनें यहाँ पे यूज की जाती है। सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, अर्थात यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, ओके, देखते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जो भी बड़े धुलाई घर होते हैं,
इन बड़े धुलाई घरों में क्या होता है कि जो मशीन होती है उसमें बहुत सारे कपड़े एक ही साथ डाल के और आसानी से धोए जा सकते हैं। सभी हर एक विभाग का, हर एक लोग का एक जैसे सिस्टमैटिक तरीका होता है ना, उस तरीके से इसका रिकॉर्ड रखा है। ठीक इसके उलट होता है घरेलू धुलाई का। इसमें क्या होता है, इसमें घर हो गए, विद्यार्थी के छात्रावास हो गए, छोटे मोटे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये इन लोगों को अपनी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करते हैं। बेसिकली ये अपने घरों में ही काम करते हैं। धुलाई के लिए ये शहरों के जो नगरों में विशिष्ट निर्देश स्थान यानी कि जैसे कि धोबी घाट वगैरह हैं, ये उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वस्तु का भार, किसी कपड़े का भार ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 5 या 10 किलो होगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे रिकॉर्ड रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे विभाग नहीं होते हैं, बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं होता है, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये है घरेलू धुलाई घर की विशेषता। और माउस, और ये है हमारी, कहाँ गया, हाँ, ये है व्यावसायिक धुलाई घर की विशेषता, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 इजीली। नाउ इसी को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में समझ सकते हो। सोनू इज प्लानिंग टू सेट अप अ कमर्शियल लॉन्ड्री इन हिज नेबरहुड। Elaborate how commercial laundry will differ from home laundry। कमर्शियल लॉन्ड्री की क्या विशेषता है और डोमेस्टिक यानी कि जो होम लॉन्ड्री है इसकी क्या विशेषता है। अब आ जाते हैं हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 के मार्क्स के क्वेश्चन तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 34 क्या कहता है, हमारे देश में अल्प पोषण यानी कि पोषण का कम मिलना, इसमें योगदान करने वाले घरेलू स्तर पर 3 बुनियादी कारण और 2 अंतर्निहित कारण, इनका वर्णन। बेसिकली हमें बताना है सामान्य कारण और घरेलू कारण। तो आइए समझिए। भारत में समस्या अल्प पोषण की है यानी कि लोगों को खाने कम मिलते हैं। वही समस्या दूसरी तरफ ये भी है अति पोषण, खाना ज्यादा भी खाया जाता है। यानी कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्हें 2-4 दिन तक खाना खाने को नहीं मिलता, एक तरफ वो लोग हैं जो 4-5 दिन का खाना एक ही बार में बना के रख लेंगे, थोड़ा खाएंगे बाकी फेंक देंगे। ऐसी बहुत ही बड़ी विडंबना हमारे भारत में फैली हुई है। सामान्य कारण देखिए, वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, जैसे कि मानव संसाधन, वित्तीय, संगठनात्मक, सेवाओं का अस्तित्व और जिस तरह से वे संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। यानी कि देखो सिंपल सा पॉइंट है यार यहाँ पे कि जो वास्तविक संसाधन है उनकी मात्रा, उनकी गुणवत्ता, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, संगठन, ये सभी जो है अल्प पोषण को यहाँ पे निर्धारित करते हैं। कैसे, अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखो राजनीति के संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में ये पोषण को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपातकाल लगा हुआ है, धार्मिक विद्रोह हो रखा है, ठीक है, आप बहुत गरीब हैं, आपको निचली जाति का माना जाता है, तो ऐसे में आपको समाज में बहुत सारे अवसरों से वंचित होना पड़ जाएगा और आपके पास भोजन ही नहीं होगा। तो ये कारण इसमें सम्मिलित हो जाता है, ये सामान्य कारण है। इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं को हल करने के लिए कार्यक्रमों को धन का आवंटन, पर्यावरण शरण और जैविकता शामिल है। अर्थात अब ये जो अति अल्प पोषण की ये जो प्रक्रिया है, इसको कम करने के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, अन्य समस्याओं को हल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे कदम उठाती है। जीवन शैली के संदर्भ में लोग अपेक्षाकृत अल्प श्रम करने वाले हो, अर्थात वर्तमान में जो लोग हैं वो बहुत ही कम काम करने वाले हो गए। वे यातायात के दूरगामी साधनों पर निर्भर हैं, अर्थात यातायात के जो साधन है लाइक बस टाइप में, तो इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। वो पैदल कम चलते हैं, घर के बाहर निकलते ही नहीं है, सारी गतिविधियां करते ही नहीं है, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ। ठीक है ना, ये सभी क्या है, ये सामान्य कारण है कि अल्प पोषण हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं पारिवारिक कारण। तो पारिवारिक कारण में सबसे पहला है आहार पद्धतियां भोजन के अतिसेवन से संभवतः कम स्वास्थ्यवर्धित हो गई है। अर्थात वर्तमान में हम जो भी खाते हैं वो हमारे लिए पहले जितना न्यूट्रिशन हमें मिलता था उतना न्यूट्रिशन अब हमें नहीं मिलता है। इस संबंध में है खाद्य विकल्प कम स्वास्थ्यकर हो गए, अर्थात हमें जो खाना मिलता है वो अब कम स्वास्थ्य से संबंधित खाना होता है, क्योंकि जो भी खाद्य अब हमें मिल रहा है या तो वो बहुत ज्यादा तले हुए हैं, या तो अल्फाज जैसे कि स्नैक्स हैं, ये पाश्चात्य खाद्य पदार्थ जैसे कि बर्गर, पिज्जा, बिस्कुट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, ये सभी इसमें आ गए। तो ये हमारे शरीर के न्यूट्रिशन के लिए काफी नहीं होते हैं। साबुत अनाज जैसे कि दालें हो गए, अनाज हो गए, सब्जियां, फल, इन सभी का सेवन कम हो गया है। लोग पश्चिमी जो खाने हैं उनको ज्यादा अपना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है अल्प पोषण की कमी हो, मतलब अल्प पोषण और बढ़ता जा रहा है। इन सभी के कारण अवांछनीय अतिवार यानी कि पश्चिमीकरण का खाना खाना, बाहर का खाना खाना, अपने खाने को त्यागना,
जो खाना चाहिए उसे नहीं खाना, आहार से परिपूर्ण खाने को नहीं खाना, इन सभी की वजह से आपका मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है, हार्ट अटैक से संबंधित रोग हो जाते हैं, कैंसर, गठिया यानी कि थायराइड, ऐसे कई सारे रोग होने लगते हैं। तो ये सभी अपर्याप्त और अनुचित ज्ञान की वजह से महिलाओं और बुजुर्गों और बालिकाओं के प्रति जो भेदभाव है, इसकी वजह से हमारे सामने उत्पन्न होता है। ठीक है? तो भारत में अधिक समस्या अल्पपोषण की है। इस संबंध में घरेलू स्तर और बुनियादी स्तर के अंतर्गत कारण कौन से हैं? इजीली आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब समझिए 8वां में क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार संशोधन के 5 तरीकों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यानी कि किसी एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को यदि पूरा करना है तो उसके संबंध में आहार संशोधन के यहाँ पे 5 कौन से तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली देखो, व्यक्ति में एक अच्छा पोषण बनाए रखने के लिए बेसिकली सामान्य और डॉक्टरी दोनों प्रकार के आहार की योजना बनाई जाती है। अब कैसे कैसे यहाँ पे आहार की योजना होती है, इसे समझो। तो सबसे पहले देखिए क्या है, पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञ द्वारा भोजन के प्रतिरूप, अर्थात जो आपका पोषण चिकित्सक है, जो आपका आहार चिकित्सक है, जो विशेषज्ञ है, उसके द्वारा आपको जो भोजन करने का तरीका, जो प्रतिरूप बताया गया है, उसे फॉलो करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने की आपत्ति, अर्थात आपको कई प्रकार का भोजन खाना चाहिए। ये नहीं कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आप दाल खाए जा रहे हो 3 बार चावल खाए जा रहे हो सुबह दोपहर शाम, ये नहीं करना है। टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, अपना न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए फल सब्जियां इनको चेंज करते रहना है। ठीक है? बीमारी का निदान डॉक्टर द्वारा दिया गया नुस्खा, स्वास्थ्य स्थिति, भौतिक दशा, जिसमें खाने वाले भोजन को खाने, चबाने, निगलने, पचाने और अवशोषण करने की क्षमता भी शामिल, अर्थात एक विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ, आहार चिकित्सक, इसके द्वारा बीमारी पर कैसे निदान पाया जाए और डॉक्टर के द्वारा बताए गए जो नुस्खा उसका पालन करना चाहिए, जिससे हमारी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी, हमारी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। हमें भोजन कैसे खाना है, कैसे चबाना है, कैसे निगलना है, ये सारी क्षमता डॉक्टर हमें बताता है कि कैसे हम विकसित कर सकते हैं। हमें भूख का एहसास, शारीरिक गतिविधियां और हमारी जो जीवन शैली है, इसको कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, हमें भूख का एहसास कैसे होता है, हमारी सारी गतिविधियां, जो हमारी जो जीवन शैली है, उसको हम कैसे और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, और जिससे कि हमारा जो शरीर है वो अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, तो ये हमें डॉक्टर बताता है। आहार्य और दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं सांस्कृतिक, जातीय प्रथा, धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर की जाती है, अर्थात चाहे आप खाना खाते हो, चाहे आप किसी संस्कृति का पालन करते हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, तो ये सभी जो चीजें हैं वो आहार के संबंध में, सांस्कृतिक, जाति प्रथा और धार्मिक विश्वास के संबंध में यहाँ पे किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आपको सारे पॉइंट, बट थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें आपको ध्यान से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे समझ में। चलिए 35 की बात कर लेते हैं। अच्छा, 35 से पहले क्वेश्चन 34 को इंग्लिश में देखो। डिस्क्राइब 3 basic cares any two underlying case to at household level contributing to undernutrition in our country. Then other option, explain 5 ways of diet modification to meet the needs and individual, give an example of each. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉमन केस क्या होते हैं, अल्पपोषण के, अंडर न्यूट्रिशन के, एंड फैमिली रीजंस क्या होते हैं। देन उसके बाद जो हमारा 8वां में क्वेश्चन था, both normal and medical diets are planned to maintain good nutrition in a person. बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइमिंग हो चुका है हमारा बेसिकली 1 घंटे 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी कम से कम हमें 7 से 8 मिनट और लगेंगे, यानी कि पूरी वीडियो आपकी 1.5 घंटे की बनी है, 1.5 घंटे की। लेकिन इतना मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन रह जाता है हमारा, इसको समझ लेते हैं। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, अनु एक फैशन मर्चेंडाइजर यानी कि एक फैशन डिजाइनर है, जो कि एक फैशन हाउस में काम करती है। वह फैशन उद्योग में उत्पादों की योजना और वितरण को अवधारणा और संबोधित करने के लिए एक डिजाइन प्रेरणा के रूपांतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, फैशन मर्चेंडाइजिंग यानी कि फैशन डिजाइनर के विभिन्न चरणों में उसकी किन्हीं 4 भूमिकाओं और जिम्मेदारी को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो पहले यही समझ लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन समझेंगे। तो फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन डिजाइनर की विभिन्न चरणों में उसकी 4 भूमिकाएं और जिम्मेदारी। सबसे पहली, निर्माण में,
तो कपड़ों का एक टुकड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों के प्रकारों पर महत्वपूर्ण इनपुट करता है। अर्थात कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा भी यदि निर्माण करना है तो उस संबंध में कपड़े किस प्रकार के होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कोट है, ठीक है, इस तरीके का आप ये टी शर्ट देख सकते हो। एक होता है नॉर्मल शर्ट होता है, एक कॉटन टाइप में शर्ट होता है, और एक जो कोट टाइप में होते हैं उस तरीके के। तो हर एक रेशे के संबंध में इस्तेमाल किया जाने वाला जो रेशा है उस संबंध में, कपड़ों के प्रकार के संबंध में हर एक टुकड़े का निर्माण इंपॉर्टेंस करता है। खरीदना फैशन डिजाइनर का हिस्सा बन जाता है, अर्थात जो सेलिंग है ये एक फैशन डिजाइनर का हिस्सा बन जाती है। साथ ही साथ जब कोई व्यापारी किसी स्टोर में प्रस्तुत किए जाने के लिए फैशन आइटम खरीदे, बेसिकली ये जो सेल है ये सेल तब इम्पोर्टेंट बन जाती है जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर, आपके उद्योग में, आपकी शॉप पर कुछ खरीदने के लिए आता है। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग के चरणों में ये भूमिका होगी। प्रचार, रचनात्मकता, दृश्य का बिक्री कौशल, उत्पादन कौशल, फैशन शो, इन सभी का उपयोग करके डिजाइनर के उत्पादों को स्टोर करना। इसलिए प्रचार क्या है? अपने रचनात्मक गुण का उपयोग करके, अपने दृश्य बिक्री कौशल का उपयोग करके, उत्पादन कौशल का उपयोग करके, कई फैशन शो का उपयोग करके आपको अपने उस फैशन डिजाइनर का और ज्यादा, मतलब कि उस फैशन का और ज्यादा प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना है। और जब लोगों तक पहुंचे तो आपको बहुत सारा माल स्टोर करके रखना है और उसकी सेल करनी है। बेचना, फैशन की वस्तुओं को स्टोर में बेचने के लिए जिम्मेदार है जो उपभोक्ताओं से बेचते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेलिंग का मतलब ये हो गया कि फैशन की जो वस्तुएं हैं उनको स्टोर में बेचने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, तब उपभोक्ताओं को बेचते हैं। अर्थात आपने बहुत सारा माल एकत्र कर लिया, उसे बेचो। यानी कि सिंपल सी बात है, चार चरण कौन से हैं? निर्माण, जो भी कपड़ा बनाया जाना है, जो भी पोशाक बनाई जानी है, उस संबंध में किस कपड़े का उपयोग हुआ, उसके छोटे से टुकड़े का कपड़े के प्रकार पर निर्भर करता है। खरीदना, ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि किसी भी स्टोर पर जब आप जाते हो खरीदने के लिए तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प रख दिए जाते हैं। आप अपने फैशन का प्रचार करते हो, आप अपने कपड़े का प्रचार करते हो, तो लोग इसको देखते हैं और प्रचार करने के बाद आपको बहुत सारा माल स्टॉक में रख लेना चाहिए ताकि जब वो खरीदें तो आप इजीली उसे बेच सको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छोटा एकल इकाई स्टोर और विभागीय स्टोर, इसमें क्या अंतर है? तो छोटा एकल इकाई, छोटा एकल इकाई स्टोर जो है, एवं विभाग स्टोर में अंतर देखो। छोटा एकल इकाई स्टोर ये एक पड़ोस की दुकान की तरह की होता है। ये मालिक और परिवार के द्वारा चलाए जाने वाले छोटे छोटे स्टोर होते हैं। लेकिन विभागीय स्टोर ये पृथक भाग के होते हैं। ये कई विभाग जो है, इसके बहुत बड़े बड़े विभाग होते हैं, जैसे कि कपड़े विभाग का स्टोर है, खेल के सामान विभाग का स्टोर है, यांत्रिक सप्लाई का स्टोर है, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद का स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का स्टोर है, या फिर कुछ जो विभागीय स्टोर है वो खाद्य उत्पाद भी बेचते हैं, जैसे कि हम जो बड़ी बड़ी खाद्य कंपनीज देखते हैं उसके संबंध। तो छोटा एकल इकाई क्या है? ये छोटी दुकान होती है जिसे परिवार परिवार और मालिक लोग आसानी से ला सकते हैं। लेकिन विभागीय स्टोर काफी पृथक होते हैं जो कई अन्य विभागों के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद फैशन डिजाइनर में करियर बनाने के लिए अनु ने कौन से 4 कोर्स किए होंगे? बहुत से कोर्स किए होंगे भाई, जरूरी नहीं आपको 4 ही बताने, 2 बताने में से। क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 बताने। प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा, ये बहुत जरूरी है। प्रमाण पत्र या डिप्लोमा जो कि तकरीबन 6 माह से 1 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। इस संबंध में, फैशन डिजाइनर के संबंध में 6 महीने का या 1 साल का कोर्स होता है। फैशन व्यापार से संबंधित उपाधियां, इसमें 2 वर्षीय स्नातक कोर्स का कार्यक्रम होता है, 2 साल का आपका फैशन डिजाइनर का कोर्स होता है, जो फैशन के संबंध में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सहज कलाओं और ज्ञान की आवश्यकता अनुसार आपको आपस में जोड़ता है। फैशन डिजाइन अथवा फैशन व्यापार में स्नातक उपाधियां 4 वर्षीय कार्यक्रम, जिसमें फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ सहज कलाओं आवश्यकता का सब पर्याप्त मात्रा में जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, एक तो प्रमाण पत्र या डिप्लोमा लेना पड़ता है, एक स्नातक और कार्यक्रम आपको करना पड़ता है, और फैशन डिजाइन के संबंध में एक 4 वर्षीय उपाधि होती है, उससे भी आपको लेनी पड़ती है। यानी कि टोटली आपको कुछ समय का यहाँ पे आपको कोर्स करना होता है और आप इजीली किसी भी फैशन डिजाइनर की कंपनी को खोल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन था 35। ठीक, इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में समझ सकते हो, ये सभी पॉइंट यहाँ पे इजीली दिए हुए हैं। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर यहाँ तक लिख दोगे आप ए पार्ट का। बी पार्ट का आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से आंसर लिख देखो।
फिर सी पार्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना? कितना मस्त है। अच्छा, समझ में आ गया आप सभी को? फाइनली हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन पेपर जो कि आपका ऑफिशियली इंग्लिश मीडियम में आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है? यह है आपका इंग्लिश मीडियम है। अब इसी क्वेश्चन पेपर को ये सीबीएसई की तरफ से जो आपका क्वेश्चन पेपर भेजा गया है, इसी को हमने कंप्लीट इंग्लिश मीडियम से ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन के साथ में आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके के पैटर्न को अपना के मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूं जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी थे हमारे, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट थे, हर एक क्वेश्चन के आंसर को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। एक दो तीन चीजें आपसे कहना चाहूंगा सिंपल सा। जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पे नए आ गए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? और फीडबैक में अपना कमेंट, फीडबैक में अपना यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। फीडबैक में अपने अच्छे अच्छे विचार, अपना कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।